Hello and welcome again to Pathfinder. My name is Rahul Bharadwaj and we are covering the topics of economy in this economy series. ये जो economy series हमारी चल रही है ये इसका 7th लेक्चर रहेगा. फाइन. और इससे पहले के जो लेक्चर हैं वहाँ पे हमने बेसिक जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको कवर किया है. उसके बाद हमने एक इन्फ्लेशन का चैप्टर लिया है. फाइन. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मनी का कॉन्सेप्ट. फाइन. आज हम मनी सप्लाई की बात करेंगे. इसके बाद हम जो वेरियस काइंड ऑफ करेंसीज हैं उनको लेंगे और फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा. उसके बाद बैंकिंग स्टार्ट होगी. तो आज वाली जो क्लास है यहाँ पे हम मनी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इसे समझेंगे कि मनी सप्लाई क्या होता है, क्यों मनी सप्लाई को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, क्या ये क्लासिफिकेशन है, और ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है ना. एक नॉर्मल टर्म में मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, फिर ये बैंकिंग में या मनी मल्टीप्लायर का ये कॉन्सेप्ट क्या है. मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट भी है, ओके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें मनी सप्लाई को समझना होगा. आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके, एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द क्लासेस. मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक. फाइन. टोटल जो स्टॉक है मनी का जो सर्कुलेशन के अंदर है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. फाइन. तो उसे यहाँ पे मनी सप्लाई के नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया है. द मनी सप्लाई रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी ईच टाइप ऑफ मनी हैज़. अब मनी सप्लाई के क्या है, डिफरेंट इन्होंने क्या कर दिया, कैटेगरीज कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब है कितनी आसानी से कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी है या उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. फाइन. जैसे कि अगर हम बात करें, गोल्ड है, एक तरफ आपके पास कैश है, एक तरफ आपके पास लैंड है. तो ये इसके अंदर लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा होगी? कैश डेफिनेटली सबसे ज़्यादा लिक्विड है, बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो. गोल्ड और लैंड के कंपैरिजन में हम मानेंगे कि गोल्ड की लिक्विडिटी इन कंपैरिजन ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड आप किसी भी दुकान पे गए, वहाँ पे फटाफट से आपने एक्सचेंज कर लिया, उसके बदले में पैसे लेने हैं. लैंड को बेचना, वहाँ से कैश कलेक्ट करना है ना, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड ऑल. इसलिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि जो लिक्विडिटी है डेफिनेटली इस तरह से वर्क करती है. डेफिनेशन भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विथ विच एन असेट और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेडी कैश विदाउट अफेक्टिंग इट्स मार्केट प्राइस. तो लिक्विडिटी आपका वेरी करता है ना. उस बेसिस पे हमने क्या किया, मनी सप्लाई को भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया हुआ है. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो आरबीआई का ये क्लासिफिकेशन 1977 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और मेजर 4 जो है मनी सप्लाई की कैटेगरीज हम रखते हैं. कुछ जगह पे आपको ये M0 भी मेंशन मिलेगा, है ना. तो ये चारों जो कैटेगरीज हैं, M1, M2, M3, M4, जो कि मीजर्स हैं, मनी सप्लाई को मीजर करने के अलग अलग तरीके हैं. क्यों अलग अलग तरीके हैं? क्योंकि लिक्विडिटी वेरी करेगी. अब यहाँ पे M1, M2 इस पे जाने से पहले हम ये M0 वाला समझते हैं, जिसे मॉनेटरी बेस भी कहते हैं. ओके, इसे मॉनेटरी बेस के नाम से भी जाना जाता है. और इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि जो भी कैश है ना, फिजिकल जो कैश है जिसके अंदर आप हम बात करेंगे, जो भी नोट हैं, जो भी कॉइन है मार्केट के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, टोटल अमाउंट ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स, इसे हम मॉनेटरी बेस कहते हैं. मॉनेटरी बेस कह लीजिए, M0 कह लीजिए. फाइन. इसका और क्या क्या नाम है? हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है. हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है. इसको रिजर्व मनी भी कहते हैं. इसको मॉनेटरी बेस भी कहते हैं. मॉनेटरी बेस क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो बेस के रूप में काम करेगा, किसके बेस के रूप में? क्रेडिट क्रिएशन के लिए. जो मार्केट के अंदर क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, बैंक जिस तरह से लोन दे रहे हैं, तो उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये मनी है. पहले आपको नोट और कॉइन आपके पास होने चाहिए. मतलब आरबीआई जो नोट छाप रहा है, जो भी नोट्स वगैरह हैं, वो बैंक के पास में रहेगा. उसी के बेसिस पे तो क्रिएशन किया जाएगा आगे. फाइन. आगे किसी को लोन देना है तो फर्स्ट यू नीड टू हैव दीज नोट्स एंड कॉइन्स. तो इसलिए मॉनेटरी बेस भी नाम देते हैं. मॉनेटरी बेस वाली टर्म हम वापस से डिस्कस करेंगे जब हम मनी मल्टीप्लायर को डिस्कस करेंगे. फाइन. तो मॉनेटरी बेस का क्या मतलब हो गया? मॉनेटरी बेस में आपकी इंक्लूड हो जाएगी जो भी करेंसी मतलब नोट हैं, कॉइन्स हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं. हम डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपका बैंक में कितना डिपॉजिट है. हम बात कर रहे हैं आपके पास में टोटल करेंसी सर्कुलेट कितना कर रही है पब्लिक के अंदर.
टोटल करेंसी सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक, फर्स्ट थिंग। मॉनेटरी बेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, जो करेंसी पब्लिक के अंदर सर्कुलेट कर रही है, इसके अलावा जो करेंसी फिजिकली हेल्ड है इन द वॉलेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो हैं वहाँ पे जो आपकी फिजिकल फॉर्म के अंदर जो है, वहाँ पे ये नहीं देखना कि अकाउंट के अंदर क्या है, किसी का सेविंग अकाउंट है वहाँ पे वो बैलेंस है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फिजिकली हेल्ड बैंकों के जो वॉलेट हैं वहाँ पे आपका कितना ये करेंसी है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स रिजर्व, इसके अलावा कमर्शियल बैंक के कुछ रिजर्व होंगे जो रिजर्व बैंक के पास होते हैं, जैसे कि एक बहुत पॉपुलर सा एग्जांपल है CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो इसमें क्या करना होता है, कैश रिजर्व रेशो इज देयर, जहाँ पे बैंकों को अपने जो नेट असेट वो है ना, उसका 4% तक आपको RBI के पास रखना होता है। CRR वगैरह भी हम बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। तो ये कहने का मतलब है जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके जो रिजर्व्स हैं जो उन्होंने सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास में रखे हुए हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तीनों मिला के क्या बन रही हैं, तीनों मिला के आपका मॉनेटरी बेस बनता है। और सिंपल टर्म में अगर हम कहें मॉनेटरी बेस क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ बैंक नोट एंड कॉइन्स, ये आपका मॉनेटरी बेस है। और टोटल अमाउंट ऑफ बैंक नोट या जो कॉइन्स हैं उनको असेस करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो जो करेंसी हमारे हाथ में है, पब्लिक के अंदर सर्कुलेट कर रही है, फाइन। दूसरा बैंक, कमर्शियल जो बैंक हैं उनके पास जो फिजिकल कैश पड़ा है, और फिर कमर्शियल बैंकों ने जो अपना कैश RBI के पास रखा हुआ है। ये तीन चीज़ें हैं, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ बैंक नोट एंड कॉइन्स। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको जनरली बच्चे कंफ्यूज करते हैं किससे, कि आपके जो अकाउंट्स हैं, है ना, किसी का सेविंग अकाउंट है, किसी का कौन सा अकाउंट है, वहाँ पे क्या पैसा है, उससे ये डिफरेंट है। हम यहाँ पे केवल फिजिकल करेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा मॉनेटरी बेस, फाइन। नाउ वी डू अंडरस्टैंड दिस मॉनेटरी बेस, जिसे M0 भी ये मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है ये हो गया मॉनेटरी बेस। अब हम आते हैं M1, M2, M3, M4 पे, क्योंकि मॉनेटरी बेस को समझे बिना आगे हम नहीं जा पाएंगे। मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंदर फर्स्ट क्या है, M1। तो M1 के अंदर क्या होगा, M1 के अंदर है करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास में जो करेंसी है। डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, डिमांड डिपॉजिट में क्या होते हैं, आपके सेविंग अकाउंट हो गए, आपके करंट अकाउंट हो गए, जो भी आपके बैंक में जो भी अकाउंट आपने खोल रखे हैं, है ना, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपको जब पैसा चाहिए आपने निकला लिया। तो इसमें M1 के अंदर क्या होगा, करेंसी विद द पब्लिक, जो लोगों के पास करेंसी है फिजिकली, उसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट है, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, बैंकों के जो अदर डिपॉजिट हैं RBI के साथ में वो है। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, M1 बना रहे हैं। और इस M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है, M1 को नैरो मनी भी मेंशन किया जाता है। फिर ये मनी सप्लाई का एक मीज़र हो गया। सेकंड में क्या होगा, ये M1 में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब तो इंक्लूड हैं ही, इसके अलावा हमने क्या किया, पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक्स हैं वहाँ पे जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं उनको भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। पोस्ट ऑफिस सेविंग जो बैंक्स हैं उनके जो सेविंग डिपॉजिट है उसको हमने M1 में इंक्लूड कर दिया, तो हमें M2 मिल जाएगा। इसी तरह से हम M3 पे जाएंगे तो M3 क्या करेगा, उसी M1 को इंक्लूड करेगा और M1 में किसको एडिशन कर देगा, फिक्स्ड जो आपके डिपॉजिट्स हैं, है ना, जिन्हें टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। टर्म डिपॉजिट में क्या हो गया, जैसे आपने FD कराई 5 साल के लिए, किसी ने 7 साल के लिए, वो अलग है, डिमांड डिपॉजिट से अलग है। तो इन्होंने क्या किया, M3 के अंदर टाइम डिपॉजिट को इंक्लूड कर दिया। इसे थोड़ा सा समझेंगे, और यहां से UPSC क्वेश्चन पूछता रहता है ना। तो M3 में इन्होंने क्या किया, M3 में M1 को इंक्लूड किया। M1 में क्या क्या था, करेंसी जो पब्लिक के पास में है, डिमांड डिपॉजिट मतलब आपके करंट अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है वो इंक्लूड होगा, और बैंकों के जो RBI के साथ डिपॉजिट है, ये तीन चीज़ें M1 में हैं। और ये तीनों चीज़ें प्लस एक और टाइम डिपॉजिट मिलके M3 बन जाएगा। M3 को हम कहते हैं ब्रॉड मनी। ये काफ़ी पॉपुलर मीज़र है मनी सप्लाई का, जो बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है ना। टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, ये करके आपको M3 मिल गया। और M4 में आपने क्या किया, M4 में M3 प्लस जो पोस्ट ऑफिस की जो भी डिपॉजिट्स हैं, इसमें से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा दीजिए, बाकी जो भी डिपॉजिट हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो M2 और M4 में क्या किया हमने, ये पोस्ट ऑफिस जो सेविंग्स हैं उनको ऐड किया है। M2 के अंदर सेविंग डिपॉजिट्स को लिया गया है, और M4 के अंदर सारे जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं उनको ले लिया। अब यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर जो यूज़ हो रहा है इसमें आपका है M3, जिसे हम ब्रॉड मनी भी कह रहे हैं, M1 को नैरो मनी भी कहा जा रहा है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही छोटा सा, कि लिक्विडिटी जो है, अगर मैं पूछूं लिक्विडिटी, अगर हम M1 ऐसा M1 M2 M3 M4 ऐसा जाते हैं, M1 M2 M3 M4 इस तरह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो लिक्विडिटी क्या इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। M1 से M4 की तरफ नीचे की तरफ हम जाएंगे तो लिक्विडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया, कितनी आसानी से आप जो कैश है ना उसको यूज कर सकते हैं। तो करेंसी विद द पब्लिक दिस वुड बी द मोस्ट लिक्विड एसेट। डिमांड डिपॉजिट भी बड़ी आसानी से आपने निकाल लिया इन कंपैरिजन टू टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या रहेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, आपको एफडी तोड़नी है, उसके बेनिफिट नहीं रहेंगे, जबकि डिमांड डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं है, सेविंग अकाउंट है आपका या करंट अकाउंट है, जब मर्जी चाहे आपने निकाल लिया पैसा, तो इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू M3। तो नीचे जब हम जाते हैं M1 से M3 M4 की तरफ जाते हैं तो लिक्विडिटी क्या होती है, कम होती है। नीचे जाएंगे तो लिक्विडिटी कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या होगा, M1 वाला। तो लिक्विडिटी के बेसिस पे हमने क्या किया, मनी सप्लाई का क्लासिफिकेशन कर दिया M1 M2 M3 M4 के फॉर्म में। अब M1 में क्या क्या इंक्लूड है इसको ध्यान रखना है, M2 में क्या है, M3 में क्या इंक्लूड है, और इनके नाम भी ध्यान रखिए, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, इस तरह से इसको मेंशन किया जाएगा। मॉनेटरी बेस हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। तो ये मनी सप्लाई के वेरियस मेजर्स हो गए। अब हम आएंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट के ऊपर, जो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मनी मल्टीप्लायर डिस्कस करने से पहले एक बार मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात हम करते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट का क्या मतलब हो गया, कि किस तरह से एन इंक्रीज इन वन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन कॉज इंक्रीज थ्रू आउट मैनी अदर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि किसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी जो है आपको आउटपुट जो है उसका मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है। दिस इज द ओवरऑल थिंग ना। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कोई आपके आसपास कोई छोटा टाउन है ना, या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे अभी कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन आपने देखा कोई पुराना सा वहाँ पे फोर्ट था, कोई किला पड़ा था खाली, उसको हेरिटेज फोर्ट बना के और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में उसको डेवलप कर दिया ना, बहुत सारे टूरिस्ट आना स्टार्ट हो गए, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ये टाउन बन जाता है, ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। आप देखते हो कुछ सालों के अंदर क्या होता है, यहाँ पे टाउन में आने के लिए कोई अच्छी रोड नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ही अच्छी रोड्स यहाँ पे बना दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिज्म यहाँ पे बढ़ने लग गया तो लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स ओपन कर ली है ना, लोकल जो क्राफ्ट है, आर्ट है, वो लोगों ने यहाँ पे शॉप्स लगाना स्टार्ट कर दिया, रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो गए, अच्छी अच्छी होटल्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। इससे क्या होगा, यहाँ पे लोगों को भी रोजगार मिलने लग जाएगा, लोकल जो पीपल हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन बढ़ेंगे। तो कुल मिला के एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखा उसने क्या किया, हर चीज़ को इम्पैक्ट किया। यहाँ पे क्या होगा, आसपास में जो लैंड है ना, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट यहाँ पे होने लग जाएगा, तो लोगों को वो प्राइस रियलाइजेशन होगा, देखो हमारी ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है, हमें बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ये सब चीज़ें। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट का एक छोटा एग्जाम्पल है, फाइन। इसलिए गवर्नमेंट प्रयास करती है, हाँ टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कीजिए, क्योंकि इनके मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के अंदर बेसिकली ये इस तरह से काम होता है। टूरिज्म का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, दिस इज ग्रोथ अपॉन ग्रोथ, कि आपकी कोई ग्रोथ हुई, उसकी वजह से वो क्या कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी एक जगह पे ग्रोथ होती है तो वो दूसरी कई जगह पे ग्रोथ क्रिएट कर रही है। क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑल्सो वर्क्स व्हेन बैंकिंग इंडस्ट्री लैंड्स मनी। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कहाँ पे वर्क करता है, जहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री मनी लैंड करती है, मतलब उधार देती है किसी को, और यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है मनी मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी जो मनी मल्टीप्लायर है इसके अंदर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, मनी मल्टीप्लायर को यहाँ पे स्मॉल m से इन्होंने मेंशन किया है, और ये क्या बता रहा है, ये रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द हाई पावर्ड मनी। ये मनी सप्लाई क्या है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को इन्होंने क्या किया, कैपिटल M से मेंशन किया हुआ है, और हाई पावर्ड मनी क्या है, दिस M0। हाई पावर्ड मनी को मैं मॉनिटरी बेस भी लिख देता हूँ, मॉनिटरी बेस लिख देता हूँ, हाई पावर्ड मनी को इन्होंने H लिखा हुआ है, ये मॉनिटरी बेस है। आप कहोगे सर मनी सप्लाई और मॉनिटरी बेस में क्या डिफरेंस है, वापस से ध्यान दीजिए। मॉनिटरी बेस के अंदर क्या है, आपका जो टोटल स्टॉक है किसका, नोट एंड कॉइन्स, यहाँ पे केवल नोट्स हैं, कॉइन्स हैं,
जबकि ये जो एम है ऊपर मनी सप्लाई जिसे हम कह रहे हैं, मनी सप्लाई के अंदर क्या होगा, आपके जो अकाउंट्स हैं उसका बैलेंस भी इंक्लूड होगा। हमने देखा था M1 जो था, वापस से एक बार आएंगे, M1 ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है। करेंसी विद द पब्लिक M1 के अंदर, प्लीज हैव अ लुक, करेंसी विद द पब्लिक एंड करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, ये जो बैलेंस है ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है। ये जो बैलेंस है ये मनी सप्लाई का पार्ट है। इसी तरह से हमने देखा टाइम डिपॉजिट्स जो हैं, FD वगैरह हो गई, ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है। लेकिन मॉनिटरी बेस के अंदर ये चीज़ें नहीं है। ये जो M हमने लिखा है, ये जो H हमने लिखा है, दिस इज हाई पावर्ड मनी और मॉनिटरी बेस, इस मॉनिटरी बेस का पार्ट ये नहीं है अकाउंट का बैलेंस एंड ऑल। यहाँ पे केवल आपके नोट्स एंड कॉइन्स हैं। आप कहोगे इन दोनों में मतलब फर्क क्या होगा? अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे आता है। बच्चे सोचेंगे कि सर जितना मतलब पैसा होगा उतना ही तो बैलेंस वो शो करेगा। ठीक है, कि जितना करेंसी वगैरह होगा उतना ही तो आपका बैलेंस शो होगा। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा कैच है, या फिर आप मानिए यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज हैव अ लुक। इसे इस तरह से समझिए, मान लीजिए आकाश है ना, और एक दिन क्या होता है, आकाश की जो ग्रांड माँ होती हैं, ग्रांड मदर होती हैं, उन्होंने अपने जो ग्रांड चाइल्ड है ना, पोते के लिए पैसे बचा के रखे होते हैं। तो वन पर्टिकुलर डे वो आकाश को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए 100 रुपी, कितने भी हो सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, वट, हम 100 रुपये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल ईजी होगा, आपको समझने में ईजी होगा। वो कहती हैं कि मेरे पास ये 100 रुपये पड़े हैं, मैंने बचा के रखे हैं, मेरी सेविंग्स हैं, है ना। आकाश को बुलाते हैं कि ये बेटा तुम रखो, अब तुम कॉलेज में गए हो, तुम इसका यूज़ करो। तो आकाश कहता है कि अभी ठीक है, आकाश लेता है, बड़ा खुश होता है। फिर वो देखता है कि अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा खर्चा करने के लिए, यहाँ पे रखूंगा खर्चा हो जाएगा, इतना सारा पैसा है। तो आकाश जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैंक है, SBI बैंक हम मान लेते हैं, लेट अस से बैंक इज देयर। तो ये 100 रुपी आकाश ने क्या किया, डिपॉजिट किया। इस एग्जाम्पल को समझ लेना, ये मनी मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आकाश ने क्या किया, ये जो पैसा घर में पड़ा था उसको डिपॉजिट किया, कहाँ पे, SBI बैंक के अंदर। ये जो बैंक है यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया इस पैसे को। तो पहले अकाउंट खुलेगा, आकाश का जो अकाउंट होगा वहाँ पे उसका बैलेंस कितना शो करेगा, जो भी अकाउंट है आकाश का, आकाश का अकाउंट जो भी है, उसमें उसने 100 रुपये जमा करा है तो 100 रुपये शो करेगा कि आपके बैलेंस 100 रुपये का है। मान लीजिए आकाश ने सेविंग अकाउंट खोला तो उसके सेविंग अकाउंट में बैलेंस आ गया 100 रुपीज़ का। ठीक है, और ये 100 रुपये क्या है, फिजिकली भी उसके पास थे, तो ये 100 रुपये हम मॉनिटरी बेस मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम मॉनिटरी बेस मान लेते हैं, क्योंकि ये फिजिकल नोट थे उसके पास में 100 रुपये के, और यही उसने यहाँ पे कराया। लेकिन अब बैंक में आकाश ने पैसा जमा कराया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उस पैसे को वहीं रखेगा। क्या करते हैं बैंक कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बैंक क्या करते हैं, हम आप जो भी पैसा जमा कराते हैं वहाँ पे बैंक उसको आगे लोन के रूप में देते हैं, क्रेडिट के रूप में आगे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बी और है ना, 1B इज देयर, जिसको क्या ये कोई बिजनेसमैन है, B फॉर बिजनेसमैन, इसको पैसे की ज़रूरत है। ये बैंक के पास जाता है कि मुझे लोन चाहिए। बैंक कहता है अच्छी बात है, हम तो बैठे इसीलिए हैं, आप लोन लीजिए। बैंक क्या करेगा, बैंक पूरा का पूरा 100 रुपये इसको नहीं देगा बिजनेसमैन को। क्यों? क्योंकि देखिए बैंक जितना पैसा आप वहाँ जमा कराते हैं सारा का सारा नहीं दे देता है, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है, आपको पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बैंक के पास कुछ होगा तभी तो वो आपको पैसा देगा। तो बैंक क्या करते हैं, कुछ रिजर्व रखते हैं अपने पास में। फॉर एग्जाम्पल हम रिजर्व रेशो को 10% अज्यूम कर लेते हैं कि बैंक के पास जो भी पैसा है उसका 10% बैंक अपने पास रखता है। रिजर्व रेशो हमने 10% मान लिया। तो बैंक क्या करेगा, इस 100 रुपये का 10% अपने पास रखेगा, मतलब 10 रुपये अपने पास रखेगा, और बाकी 90 रुपीज़ लोन के रूप में दे देगा। तो ये तो हम छोटे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जबकि बैंक के अंदर जो है हजारों लाखों इस तरह से जो कस्टमर होते हैं उनका पैसा होता है, तो वो टोटल उस पर बड़े स्केल पे जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल करके समझते हैं। तो बैंक के क्या करेगा, बैंक ये 90 रुपये इस बिजनेसमैन को दे देगा। 10 रुपये उसने रख लिए, क्यों? क्योंकि रिजर्व रेशो जो है 10% का है। कल को कोई भी आ जाता है, आकाश आता है कि नहीं मुझे 5 रुपये की ज़रूरत है, 10 रुपये की ज़रूरत है, जो भी है, तो वो पैसा वहाँ होना चाहिए। नाउ द थिंग इज दैट ये 90 रुपये इस बिजनेसमैन को इन्होंने क्या दिया, लोन के रूप में दिया। तो ये जो बिजनेसमैन है, मान लीजिए इसने करंट अकाउंट खोल लिया, है ना, चालू खाता खोला, तो अब इस बिजनेसमैन का जो अकाउंट होगा, बी का जो अकाउंट होगा, प्लीज हैव अ लुक, बी का जो अकाउंट है यहाँ पे, ये बी का अकाउंट है। बी के अकाउंट में कितना बैलेंस शो करेगा, 90 रुपये का।
₹90 का बैलेंस शो करेगा, ठीक है। और ये वही पैसा है जो आकाश ने यहाँ पे डिपॉजिट किया था ₹100, उसी में से ₹90 इन्होंने लोन पे दे दिया। तो ये जो अकाउंट है डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं, जिसमें हमने सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट को गिना है, जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट में बैलेंस कितना दिखा रहा है? ₹190, जबकि एक्चुअल में ₹100 ही तो जमा किए थे आकाश ने। और यहाँ पे कितना आ रहा है डिमांड डिपॉजिट में? ₹190। इसी को थोड़ा आगे ले जाते हैं एग्जाम्पल को। मान लीजिए ₹190 यहाँ पे ये था, और बिजनेसमैन को ये ₹90 यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और ये किसी दूसरे बैंक में वहाँ पे जमा कर देता है ₹90। तो वो बैंक क्या करेगा? वो बैंक वापस से 10% रख लेगा। 10% हमने मान लिया, उसने रख लिया, ₹9 रख लिया, ₹81 लोन पे आगे दे दिया। तो फिर वो ₹81 किसी की बैलेंस उसमें आ जाएगा, है ना। मान लीजिए कोई तीसरा पर्सन लोन ले लेता है, तो दिस विल बी अराउंड व्हाट? 271। ये 271 हो गया। एक्चुअल में ये ₹100 था, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? ग्रोथ अपॉन ग्रोथ। ये मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर इसे कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर इस तरह से काम करता है। तो ये हमने बहुत ही बेसिक और छोटा सा एग्जांपल लिया है, लेकिन मनी मल्टीप्लायर क्या काम करेगा? बहुत बड़े लेवल पे काम करेगा। और जो रिजर्व रेशो जिसे हमने 10% माना है, ये जो रिजर्व रेशो 10% माना है, ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा पैसा बैंक आगे एडवांस कर सकते हैं। मान लीजिए ये 5% ही होता, तो बैंक क्या करते हैं? यहाँ ₹90 की जगह ₹95, ₹95 आगे बिजनेसमैन को दे सकते थे। तो ये मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा हो जाता। अगर ये 20% होता, अगर ये ज़्यादा होता, तो बैंक केवल ₹80 ही दे पाते, तो ये मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता। गेटिंग दिस? तो ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके। फाइन, इस तरह से ये वर्क करता है। और मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। जो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है, इसके क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक छोटा सा इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। इफ़ यू हैड अ रिजर्व रेशो ऑफ 5%, अगर आपका रिजर्व रेशो 5% का है, तो आप क्या करोगे? 1/5% है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यू विल गेट दिस 20। तो ये मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया? 20 मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है। इसका क्या मतलब है? अगर किसी ने 1,00,000 रुपए जमा करे हैं, 1,00,000 रुपए जमा करे हैं, तो मनी मल्टीप्लायर अगर 20 है, इसका मतलब है कि बैंक जो है इफेक्टिवली 20 टाइम्स इसका 20 लाख रुपए तक आगे दे सकते हैं। ये मतलब हो गया। क्योंकि हमने देखा ना, ये जो 100 रुपए वाला एग्जाम्पल था, आई थिंक वो क्लियर हो गया है। वो आपके स्लाइड के अंदर नहीं आएगा वो पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे आकाश ने 100 रुपए जमा किए, उसके अकाउंट में 100 ही रुपए थे। लेकिन जो मनी सप्लाई का पार्ट है, वहां पे हमने देखा कि 100 रुपए इसके खुद के अकाउंट के हो गए, फिर ₹90 इन्होंने आगे दिया, फिर ₹81, ऐसा ये बढ़ता बढ़ता चला जा रहा है। 271, 100 से 271 हो गया। तो ये इस तरह से ग्रोथ अपॉन ग्रोथ मनी मल्टीप्लायर की वजह से ये हमें देखने को मिलती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे 20 आपके पास आया, तो 1,00,000 रुपए अगर जमा है, तो 20 लाख रुपए तक आप आगे इस तरह से लैंड कर सकते हो। ये हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का ही एक और फॉर्मूला है। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। मनी सप्लाई क्या है? कैपिटल M मनी सप्लाई, और हाई पावर्ड मनी दिस इज H, ये है मॉनेटरी बेस। ये आपको क्या करेगा? मनी मल्टीप्लायर का वो देगा। अभी आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि क्यों हम हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस को अलग लेके चल रहे हैं और मनी सप्लाई को अलग लेके चल रहे हैं? क्योंकि हाई पावर्ड मनी जो है, ये क्या है? जो कॉइन्स हैं, जो नोट्स हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। जबकि M फॉर मनी सप्लाई, ये जो मनी सप्लाई है, ये जो मनी सप्लाई है, इसके अंदर आपने जो आपके डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में पैसा है, करंट अकाउंट में जो आपका बैलेंस है, फाइन, जो टर्म डिपॉजिट्स आपने रखे हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो इनका जो रेशो होता है वो हमें मनी मल्टीप्लायर के रूप में देता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने बहुत सिंपल वे में। बाकी हमने इसको डिटेल में भी डिस्कस किया है, जैसे ये आकाश वाला एग्जाम्पल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसी वीडियो को दोबारा से आप देख लीजिएगा उसको। तो दिस इज द थिंग, ये मनी मल्टीप्लायर का रिलेशनशिप रहता है, मनी सप्लाई अपॉन हाई पावर्ड मनी। मनी मल्टीप्लायर विच वी डिनोट बाय M इज द रेशो हियर। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने वापस लिखी है। ये रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो वाला भी ध्यान रखना, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अच्छा ये जो रिजर्व रेशो है अगर ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम होगी, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है,
ये आपका मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में भी यूज़ आ जाता है। जैसे आप कोई एस्से लिख रहे हो, टूरिज्म पे एस्से आया, तो वहाँ पे आपने इस तरह के वर्ड यूज़ किए हैं, तो वो एक इंप्रेशन देता है हाँ कि आप अंडरस्टैंड करते हो, है ना, चीज़ों का सिग्निफिकेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये हमने डिस्कस किया। मनी सप्लाई के मीजर्स हमने डिस्कस किए हैं, और कोशिश करना मनी सप्लाई पे, मनी मल्टीप्लायर पे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आई विल ट्राई टू ऐड इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल, इन्फ्लेशन के क्वेश्चन भी मैं ऐड करूंगा, वहां पे भी हम लेंगे। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, यू विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन। तो ये आज हमने किया आज के लेक्चर में। दो चीज़ें हमने डिस्कस की, एक है मनी सप्लाई क्या होती है, मनी सप्लाई के वेरियस मेजर्स क्या हैं, मॉनिटरी बेस क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, और मनी मल्टीप्लायर क्या है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। फाइन। जो आकाश वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो इसलिए दिया था कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो फिजिकल नोट हैं या कॉइन हैं, है ना, वो किस तरह से अलग हैं मनी सप्लाई से। क्योंकि जो फिजिकल नोट कॉइन जिसे हम मॉनिटरी बेस कह रहे हैं, दिस इज ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। वो पूरी की पूरी मनी सप्लाई नहीं है, क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं आरबीआई जो नोट छाप रहा है वही मनी सप्लाई का पार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो आपके बैलेंस हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में जो आपकी एफडीज वगैरह हैं, वहाँ पे जो आपके बैलेंस हैं, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है। तो दिस इज ऑल। मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़े हों। ये आपका लिंक भी दिया हुआ है। लिंक कई बार कुछ बच्चे कहते हैं ओपन नहीं हो रहा है, सो आप डायरेक्ट नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इकोनॉमी सीरीज के अलावा आपके बहुत इंपॉर्टेंट और फ्री सेशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दिस इज रिगार्डिंग द एनुअल प्राइस हाइक। तो जो कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन है एक्सक्यूज मी, कॉम्बो का जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो 23 दिसंबर को 3000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इफ़ यू आर प्लानिंग कि हाँ यूपीएससी की तैयारी आप करना चाह रहे हैं, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज तैयारी के लिए चाहिए, जैसे लाइव क्लासेस हैं, डाउट सॉल्विंग है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग असिस्टेंस, ये सारे आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। फाइन। एक टाइम बाउंड मैनर में आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट हियर। तो उसके लिए आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड दीज प्लान्स। जैसे आपको 1 साल वाला प्लान चाहिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये आपने चूज किया, देन पुट दिस कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। इसके लिए जब आप ऑप्ट करोगे, इस तरह से आप सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। सिमिलरली आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, और ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप जा सकते हो, और अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल की फीस यहाँ पे मेंशन की गई है। 15 दिसंबर से आपके ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब 22 दिसंबर से भी आपके बैच स्टार्ट होंगे 2022 और 2023 वाले बच्चों के लिए, जो भी 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं। और हर संडे आपका कॉम्बैट रहता ही है। तो कॉम्बैट के अंदर क्या होता है, 1 घंटे में आपको 56 क्वेश्चन करने होते हैं। हर संडे सुबह 11 बजे होता है। ये फ्री टेस्ट होता है हर संडे को। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यू कैन अनलॉक दिस फ्री टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कोड RB Live। अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे प्राइसेस जीत सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात अपनी प्रिपरेशन को भी असेस कर पाओगे कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे। नेक्स्ट लेक्चर अब हम थोड़ा कंसिस्टेंट रहेंगे आपका पिछले कुछ वीक से। ओके, आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट द लेक्चर्स हियर। तो इकोनॉमी सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करेंसीज को हम थोड़ा देखेंगे। करेंसी को लेके जो नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी, फाइन, डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक जैसे RBI डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रहा है, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। फिएट मनी वगैरह क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक लेंगे। RBI को देखेंगे कैसे काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी, क्या टूल्स होते हैं। उसके बाद बैंकिंग का चैप्टर रहेगा। तो फाइन, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।